नमस्कार दोस्तों, आज हम मैक्स वेबर पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे दो थिंकर जो शास्त्रीय थिंकर कहलाते हैं, जैसे इमानुएल दुर्खिम और कार्ल मार्क्स, उनको हमने देख लिया है कि उनकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उनके सिद्धांत हैं। और तीसरे थिंकर हैं मैक्स वेबर, जो ये शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत ये भी आते हैं। तो आइए हम इन पर चर्चा करते हैं। ये रहे मैक्स वेबर। तो चलिए हम चलते हैं आगे। इनके जीवन चरित्र की अगर हम चर्चा करें, इनका जीवन काल कैसे रहा, क्या क्या थे ये चीज़ें, किस हिसाब से चीज़ें चली इनकी लाइफ में। तो इनका जन्म जो है वो 12 अप्रैल 1864 को जर्मनी के इरफ्रूट थ्रिंगिया नामक स्थान पर हुआ था। वेबर के पिता एक कपड़ा व्यापारी थे और वकील भी थे और प्रसिद्ध उदारवादी राजनीतिज्ञ भी थे। वेबर अपने माता पिता दोनों से बहुत प्रभावित थे और बाद में ये इनके पिता जो है वो बर्लिन में न्यायाधीश भी बने थे, जहाँ पर वेबर का जन्म हुआ था। एक सेकंड। चूँकि पिता राजनीतिज्ञ थे, आपने देखा होगा कि गांव में या शहरों में जिनके यहाँ थोड़ी बहुत अगर कोई पॉलिटिक्स करता है तो उनके यहाँ बड़े बड़े लोगों का उठना बैठना होता है। तो मैक्स वेबर के यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। और जो ये एक मुख्य कारण बनता है कि वेबर जो है वो कानून और राजनीति की अच्छी समझ रखते थे। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने एक इतिहास लेखन किया था जो बहुत ही प्रभावित था और दूसरों को भी बहुत प्रभावित किया था। तो कह सकते हैं कि बचपन से ही ये बहुत प्रतिभाशाली थे। बचपन में ही मार्क्स कांट और स्पाइनोज जैसे विचारकों से काफ़ी प्रेरित थे। 1882 में इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा 1882 में इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। उसके बाद कानून के विद्यार्थी के रूप में हिंडलबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। साथ ही वो हिंडलबर्ग में वेबर ने इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र और तर्कशास्त्र का अध्ययन भी किया। 1886 में इन्होंने कानून की उपाधि प्राप्त की और 1893 में इनका विवाह जो है मेरियन से हुआ, जो एक डॉक्टर थी। कुछ समय वेबर बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे और 1894 में बर्लिन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर से 1896 में हेडनबर्ग में प्रोफेसर के रूप में काम किया। सन 1897 में वेबर बीमार पड़ गए और 4 सालों तक यानी 1901 तक बीमार रहे। और उसी बीच वो थोड़ी बहुत उन्होंने विदेशों की यात्राएं भी की थी, और जिस दौरान वो अमेरिका में रहे 3 महीने और वो अमेरिका से काफ़ी प्रभावित हुए। इसी क्रम में उन्होंने अमेरिका से प्रभावित होकर ही प्रोटेस्ट एथिक्स और पूंजीवाद नामक एक बुक लिखी। बाद में नौकरशाही भी लिखी और राजनीतिक संरचना में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है इसका भी गहन लेखन किया था। ये सब प्रभावित था उनके अमेरिकी दौरे से। दौरा तो नहीं कह सकते, भ्रमण कह सकते हैं। उसके बाद वियना और म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया और अंत में 1920 में म्यूनिख में वेबर का जो है वो देहांत हो गया। प्रमुख कृतियों की बात करें तो द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इनकी बहुत महत्वपूर्ण कृति है, जिस पर इनके माता का प्रभाव और अमेरिका में जो घूमने गए थे उसका प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। उसके बाद सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, माता का प्रभाव इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि उनकी माता जो थी वो प्रोटेस्टेंट ईसाई थी, ठीक है, इस वजह से। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इसमें इन्होंने हिंदू धर्म का भी अध्ययन किया है और साथ साथ अन्य 5 महान धर्मों का भी अध्ययन किया है। उसके बाद द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एसे इन सोशियोलॉजी, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। तो ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। उसके बाद बौद्धिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जो प्रत्येक थिंकर होता है उसकी अपनी जो सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, जहाँ से वो आता है, जिस समाज में वो रहता है,
उसी समाज का वो फल होता है। यानी जो थिंकर कोई बातें अगर कह रहा है, अगर वो किसी भी सिद्धांत को दे रहा है, तो आप समझ लीजिए जो उसका सिद्धांत है उसके सामाजिक पृष्ठभूमि से प्रेरित होता है। ठीक है। जिस समय वेबर का सामाजिकरण हो रहा था उस समय समाज पर कांट, डेल्टे और रिकट जैसे विद्वानों का अधिक प्रभाव था। वेबर से अछूते नहीं रहे। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि रिकट का मत था कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जा सकता है तथा व्यवस्थित सामान्यीकरण से सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। वेबर ने अन्य मान्यताओं का जो भी समाज उस समय प्रचलित थे उसका खंडन करते हुए रिकट के विचार को मान्यता दिया और यह मत प्रकट किया कि प्राकृतिक घटनाओं की भांति ही सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जा सकता है। वेबर सिमेल और टॉनी जैसे समाजशास्त्रियों से भी काफ़ी प्रभावित थे। जॉर्ज सिमेल उनके व्यक्तिगत मित्र भी थे। वे सिमेल के पैसों की दर्शन की कृति से काफ़ी प्रभावित थे और वेबर की आदर्श प्रारूप की अवधारणा सिमेल की सामाजिक स्वरूप की अवधारणा से प्रभावित थी। वेबर नीत्शे और मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। जैसे नीत्शे सामाजिक परिवर्तन के लिए विचारों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि वो आदर्शवादी थे, जबकि मार्क्स जो है उत्पादन विधि और उत्पादन संबंधों को सामाजिक परिवर्तन के कारण मानते थे। तो वेबर ने नीत्शे के विचारों को ग्रहण किया, जबकि सामाजिक स्तरीकरण यानी आर्थिक व्यवहारों के सिद्धांत के बारे में उन्होंने मार्क्स के विचार को ग्रहण किया। हालांकि कई स्थानों पर उन्होंने मार्क्स की कटु आलोचना भी की है। कहा जाता है कि वेबर हमेशा मार्क्स के भूत से लड़ते रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनके कटु आलोचक थे। वेबर पर फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। अब हम देख लेते हैं कि सामाजिक शास्त्र के विकास में इनका क्या योगदान था। तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया, नौकरशाही का सिद्धांत दिया, आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी, सत्ता की अवधारणा दी, सामाजिक वर्ग और परिस्थिति की अवधारणा दी, पद्धति शास्त्र और इनका धर्म का समाजशास्त्र। तो ये इनका जीवन चरित्र से संबंधित कुछ चीज़ें थी। कल हम इनके एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है उस पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।